नमस्कार मित्रों। तो पिछली कक्षा में हम मृदा प्रोफाइल के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो थोड़ा बहुत और हैं जिसके बारे में हाँ थोड़ा बहुत बता दिया था और भी देखिए कि हमने ओ संस्तर के बारे में जान लिया था, ए संस्तर के बारे में हमने लगभग जान लिया था और हम बी संस्तर की बातें कर रहे थे। ठीक है, तो बी संस्तर में देखिए यहाँ पे बी संस्तर की कितने होते हैं, 3 उपसंस्तर पाए जाते हैं। 3 उपसंस्तर होते हैं आपकी B1, B2 और आपके B3 होते हैं। उपसंस्तर कितने होते हैं इसके, 3 पाए जाते हैं। इसके बारे में क्या लिखेंगे, बी संस्तर में 3 उपसंस्तर पाए जाते हैं जिसमें आपका B1 है। B1 को हम परिवर्तनीय संस्तर कहते हैं और इसमें मुख्य रूप से बी प्रकार किया बी संस्तर वाले पदार्थों की प्राथमिकता पाई जाती है। और कोई दिक्कत इसमें लिख दोगे ऐसा। उसके बाद देखिए आप आगे कि ये कहलाएगा आपका निक्षेपित संस्तर। कौन सा कहलाएगा आपका, निक्षेपित संस्तर कहलाएगा। तो B2 संस्तर को उपसंस्तर को हम निक्षेपित संस्तर कहते हैं। और इसमें इस संस्तर में क्या होता है कि यहाँ पर ए जो आप कौन सा था आपका A2 संस्तर से धुलाई हुए पदार्थ निक्षारित पदार्थ यहाँ पर आके रुक जाते हैं, यहाँ पर आके हो जाते हैं, इस प्रकार जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पर से आपका एल्यूमिनियम है, इसके बाद में आपका Fe है और आपका SiO2 है या O3 है। ये पदार्थ कहाँ से आए, ये आपकी ऊपर वाली परत से आए। कौन सी परत से, ऊपर वाली परत यानी A2 से आते हैं। यानी इनका तो यहाँ पर तो क्या हुआ, ध्यान रखना है, देखो इसमें एल्यूमिनियम का यहाँ पर तो क्या हुआ, निक्षालन हुआ। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, निक्षेपित हुआ। निक्षेपित का मतलब होता है एक जगह रुकना। आई बात समझ में। देखो दोनों का अर्थ शब्दों का शाब्दिक अर्थ देता हूँ मैं आपको। देखिए इधर 2 शब्द आपके सामने, एक तो निक्षालन, ठीक है, और एक आपका निक्षेपित, एक आपका निक्षेपित। ठीक है, इसका तो अर्थ होता है, निक्षालन का तो अर्थ होता है आपका धुलाई होना। क्या होता है आपका, धुलाई होना। ठीक है, और इसका अर्थ होता है आपका धुला हुआ। क्या होता है आपका, धुला हुआ। आई बात समझ में, दोनों का अर्थ समझ में आ रहा है। इसका तो अर्थ क्या होता है, धुलाई होना, इसका होता है आपका धुला हुआ। तो यहाँ पर तो पदार्थ जो भी पदार्थ पाए जाते हैं उसे क्या हो जाती है, धुलाई हो जाती है। और धुलाई होने के बाद में क्या हो जाती है, नीचे वाली परत में। तो ये पदार्थ कैसे थे, इनकी धुलाई हो गई थी ऊपर, इन पदार्थों के ऊपर क्या हो गई थी, धुलाई हो गई थी। तो यहाँ पे बात करते हैं कैसे कहलाएंगे, आपके धुले हुए पदार्थ हैं। आई बात समझ में। तो धुले हुए पदार्थों की मात्रा कौन से संस्तर में पाई जाती है, आपकी बी संस्तर में पाई जाती है। और अगर हम उप संस्तर की बात करते हैं तो कौन सी आती है, आपकी B2 संस्तर में पाई जाती हैं। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या। ठीक है, उसके बाद में आपका संस्तर आता है, सॉरी उप संस्तर आता है आपका अंतर्वर्ती संस्तर। कौन सा कहलाएगा, आपका B3 आता है। तो B3 लगभग इन C और B दोनों के मध्य क्या होता है, एक परिवर्तन का क्या करता है, कार्य करता है। इसी कारण क्या कहते हैं, इसी अंतर्वर्ती हम संस्तर भी कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है। कितने संस्तर हो गए हमारे इसमें, लगभग O हो गया, उसके बाद में A हो गया और आपका B कंप्लीट हो गया। उसके बाद में 2 संस्तर और बचते हैं। तो पहली बात तो हम लिखेंगे कि C और R के कोई उपसंस्तर नहीं होते हैं, ये केवल किस में होते हैं, आपके संस्तर में पाए जाते हैं। C संस्तर में क्या होती है, आपकी अपक्षीय चट्टानी होती है। कौन चट्टानी पाई जाती है, अपक्षीय चट्टानी होती हैं। जो नीचे आपके R होता है, R में जो चट्टानी उनका क्या होता है, जब अपक्षय हो जाता है इन विघटन हो जाता है तो कौन सी में आ जाती है, आपकी C संस्तर में आ जाती हैं। बोलो वो दिक्कत इसमें, कोई समस्या। ठीक है, उसके बाद देखिए आपकी लास्ट में जो संस्तर बताया कौन सा था आपका R यानी रोग चट्टानी। कौन सी आती है आपकी, रोग या चट्टानी भी कहते हैं। ये पैतृक पदार्थ से क्या होती है, संपर्क में होती है। क्या होती है, पैतृक पदार्थ में संपर्क में होती है। या ऐसे भी ले सकते हैं कि मृदा प्रोफाइल का अंतिम नीचे वाला संस्तर कौन सा कहलाएगा, आपका R संस्तर कहलाएगा। और ऊपर वाला संस्तर कौन सा कहलाएगा, आपका O संस्तर कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक इसमें, कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की। ठीक है, अब देखते हैं छोटे क्वेश्चन बना के चलते हैं। ये तो आप इस प्रकार इनका वर्णन लिख सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि संचयी संस्तर कौन सा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि संचयी संस्तर कौन सा है, संचयी
संचयन यानी पदार्थों को संचित करने वाला संस्तर कौन सा है। क्वेश्चन आ सकता है कि संचयी संस्तर किसे कहते हैं, बताओ किसे कहते हैं। तो संचय का मतलब आप सोचिए कि पदार्थ कौन से संस्तर में आके रुक रहे हैं, कौन से, आप में भी नहीं बताया था कि कौन से संस्तर में आके पदार्थ रुक रहे हैं। A2 संस्तर से आकर B2 संस्तर में पदार्थ रुकते हैं, तो B2 संस्तर को हम क्या कहते हैं, संचयी संस्तर भी कहते हैं। सॉरी, उसको B को हम क्या कहते हैं, संचयी संस्तर भी कहते हैं। और जबकि B2 क्या कहते हैं, जबकि B2 को हम क्या कहते हैं, B2 को यहाँ पर कहेंगे निक्षेप भी दिखाएंगे और आपका संचयी संस्तर भी कहते हैं। अगर संस्तर पूछता है तो कौन सा आएगा आपका, B आएगा। ठीक है, उप संस्तर पूछता है तो कौन सा आएगा आपका, B2 आएगा। आई बात समझ, दोनों ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन में क्या देखना है, क्वेश्चन में आपको कौन सी बात नोट करनी है, ये अगर उप संस्तर आता है या केवल संस्तर आता है, ये बात देखनी है। संस्तर आता है तो आप क्या चिपकाना है, B चिपकाना है, इसके साथ वो 2T3 नहीं करना है। ठीक है, और अगर उप संस्तर पूछता है तो कौन सा आएगा आपका, यहाँ पर B2 आएगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, हाँ जी, और क्वेश्चन रिपीट कर ले थोड़ा बहुत कि कार्बनिक पदार्थों की शुरुआत कौन सी संस्तर से होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका O संस्तर। कौन सा लिखेंगे आपका, O संस्तर लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए कि कार्बनिक पदार्थों की शुरुआत कौन सी उप संस्तर से होती है, तो वहाँ पे आएगा आपका O1 संस्तर आएगा। कौन सा आएगा आपका, O1 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपके जो आपका सॉरी बात करते हैं जो एवरेज है इसमें किस प्रकार आ सकता है। देखो यहाँ पर अगर उप संस्तर पूछते हैं तो वहाँ पर आ जाएगा आपकी O1 आ जाएगा, O2 आ जाएगा और आपकी O आ जाएगा। बोलो कौन सा करोगे। क्वेश्चन आ गया कि उस उप संस्तर का नाम बताइए जिससे कार्बनिक पदार्थों की शुरुआत होती है। तो आप तो ये चिपका देंगे इसमें, ये तो गलत है, ये तो आपका संस्तर है, ये उप संस्तर नहीं है और B2 में होता नहीं है। ठीक है, और शुरुआत कौन सी, तो आंसर आपका ये होगा। ठीक है, इस प्रकार आपको क्वेश्चन को समझना है, बारीकी से उसका अध्ययन करना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आगे देखो उसके बाद में और देखिए उदाहरण और देखते हैं। हाँ जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि खनिज पदार्थ की शुरुआत ठीक है, शुरुआत कौन सी संस्तर से होती है, कौन सी संस्तर से होती है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऑप्शन कि खनिज पदार्थों की शुरुआत कौन से संस्तर से होती है। तो यहाँ पे देखिए हम, ये B है तो मैं एक तो ऑप्शन लिख दूंगा आपका B लिख दिया और एक लिख दिया मैंने B1 लिख दिया, एक मैंने B2 लिख दिया और एक आपका B3 लिख दिया। बोलो खनिज पदार्थों की शुरुआत कौन सी संस्तर से होती है, बताओ कौन सी से होती है, बताओ आंसर क्या होगा इसका। मैं क्या पूछ रहा हूँ, संस्तर पूछ रहा हूँ, तो ये भी आपका संस्तर नहीं है, ये भी संस्तर, ये तो उप संस्तर है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, ये तीनों कट जाएंगे और आंसर आपको कौन सा आएगा, आपका B आएगा। कौन सा आएगा आपका, B होगा। बोलो इसी प्रकार क्वेश्चन घुमा दो यहाँ पे, खनिज पदार्थों की शुरुआत कौन से उप संस्तर से होती है, कौन से उप संस्तर से होती हैं। तो वहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, वहाँ पे आंसर आएगा आपका B1 आएगा। ठीक है, या देखो उसके बाद और देखिए और क्वेश्चन देखिए, हम छोटे क्वेश्चन बनाए बहुत, इस प्रकार का क्वेश्चन बनाना आप सीख जाओगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, और देखो क्वेश्चन आपसे पूछे कि पेड़ पौधों की जड़ें अधिकतर कौन से संस्तर में पाई जाती हैं। पेड़ पौधों की जड़ें अधिकतर आपकी O संस्तर में पाई जाती है। आई बात समझ में, कौन सी पाई जाती हैं, O संस्तर में पाई जाती हैं। उसके बाद में ह्यूमस की मात्रा कौन सी संस्तर में पाई जाती है या कौन सी संस्तर से स्टार्ट होती है। ह्यूमस की मात्रा आपकी A संस्तर से होती है और उप संस्तर की बात करते हैं तो कौन सा आएगा आपका A1 आएगा। ठीक है, देखो आपकी ह्यूमस की मात्रा कौन सी हो रही है, आपकी ह्यूमस की मात्रा इससे हो रही है, ये आपकी ह्यूमस की मात्रा कौन सी हो रही है, A1 से हो रही है। संस्तर कौन सा आएगा आपका E आएगा, उप कौन सा आएगा आपका ये आएगा। निक्षालित कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसी प्रकार परिवर्तन में ये भी परिवर्तनीय है, दोनों परिवर्तनीय। इस A1 तो A3 है, इसमें तो कौन सी पदार्थ की रिक्ता होगी, इसमें
ए वालों की अधिकता होगी, इसमें कौन सी होगी आपकी बी वाले की अधिकता होगी। और आपका ये अंतर्वर्ती है। क्वेश्चन आ सकता है कि अंतिम संयंत्र का नाम, अंतिम संयंत्र कौन सा आपका रोग चट्टानों जो पेतरक पदार्थ क्या होता है संपर्क में होता है। क्वेश्चन बनता है कि पेतरक पदार्थ के संपर्क में कौन सा संयंत्र पाया जाता है। तो पेतरक पदार्थ के संपर्क में आपका रोग यानी आर संयंत्र पाया जाता है। और कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की, ठीक है। अगर कोई समस्या है तो आप और पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये की थी आपकी मर्दा परिच्छेदिका, वापस रिपीट कर रहा हूँ। ये जो पूरे संयंत्र है उसको मर्दा परिच्छेदिका कहते हैं और इसके क्या होते हैं, इसके ये भाग पाए जाते हैं। काट कैसा था हमारा, ऊर्ध्वाधर काट था, ठीक है। अनुप्रस्थ काट नहीं लगाते हैं, ऊर्ध्वाधर काट लगाते हैं। इसमें पूरी कट आपकी दिखाई देते हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 संयंत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन बनता है कि मर्दा परिच्छेदिका को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अभी जो क्लासें हमने ली ये तो संबंधित थी आपकी मर्दा से, ठीक है। अब जो आगे लगभग 1 या 2 बिंदु के बाद में अब पढ़ेंगे थोड़ा बहुत हम इसके बारे में, जैसे पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में पृथ्वी जो मंडल हैं उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में आपकी भूपपड़ी आएगी और फिर लास्ट शुरुआत होती है आपकी चट्टानों की, क्योंकि लेसन का नाम क्या था, मृदा, चट्टानी और उनका अपक्षय, ठीक है। अब देखिए क्या आती है आपकी पृथ्वी। तो जो आपकी ईर्थ होती है, अर्थ होती है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, बताओ रे, क्या जानते हैं पृथ्वी के बारे में। आप जो जानते हैं वो बता दो। आपने जो अब तक जो सीखा है वो आप बता दीजिए, सर हम ये जानते हैं, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम पृथ्वी, और एक लगेगी आपकी पृथ्वी। बताओ कौन सी संधि है पृथ्वी में, संधि कौन सी है, और कौन सी संधि होगी इसमें। मेरे को तो लग रहा है शायद इसमें यण संधि होगी। कौन सी होगी इसमें, यण संधि होगी। इसमें यण होगी या अयादि होगी। इसमें 2 ही संधि के चांस बनते हैं। जो आपके आई है, जो अव है, वो किस में आते हैं आपके, तो इसमें अ तो नहीं आ रहा है, तो कौन सी हो जाएगी आपकी। तो मेरे को लग रहा है थू पृथ्वी के आधार पे हो जाएगी इसमें पृथु, पृथु। उसके बाद में क्या आपका ई हो जाएगा, और कौन सी बनेगी आपकी, क्योंकि जहाँ पर ऊ है तो उसका क्या हो जाएगा, वह हो जाता है। तो कौन संधि आएगी इसमें आपकी, यण संधि। तो साथ में ये भी लेके चलिए, कौन संधि रहेगी इसमें आपकी, यण संधि रहेगी, ठीक है। अब देखो उसके बाद पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो आपका इसमें क्या क्या सम्मिलित किया गया है। पृथ्वी में इसका वायुमंडल भी आता है, इसका थलमंडल भी आता है, इसका जलमंडल भी आता है। पूरी जैसे कि पृथ्वी का प्रभाव, कि पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण सीमा है वहाँ तक पूरी पृथ्वी बनी जाती है। ये नहीं कि आप जो इस पर रह रहे हैं उसको पृथ्वी नहीं है, हम पूरी को पृथ्वी मानते हैं कि पृथ्वी का प्रभाव कितना है। आई बात समझ में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है, उसके फैलाव कितना है, उसका फैलाव कितना है, तो वो एरिया उसका कहलाता है। तो उसी प्रकार पृथ्वी जैसे आप कैसी होती है, गोलाकार होती है। कैसी होती है, गोलाकार होती है, सभी जानते हैं। शायद कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसने पृथ्वी नहीं देखी है। कोई कहेगा मैंने नहीं, अरे भाई पृथ्वी सभी ने देखी है, आराम से देखिए, जननी आपको किस पे पृथ्वी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है या कि जिसका पृथ्वी, हाँ वो कहेंगे किस तरह मेरा, हाँ। अब देखिए क्वेश्चन बनता है, मैं आपसे पूछूं कि आपका जन्म पृथ्वी हुआ, तो कुछ कहेंगे कि यार सर उस व्यक्ति का जन्म जो आपके ऊपर जो हवाई जहाज उड़ता है, जो एरोप्लेन उड़ता है, उसमें हुआ है। तो आप कहेंगे उसका जन्म पृथ्वी पर नहीं हुआ। नहीं देश के नौजवानों, उसका जन्म भी पृथ्वी पे हुआ है। किस पे हुआ है, पृथ्वी पे हुआ है। क्योंकि जो आपका एरोप्लेन उड़ता है तो वो क्षेत्र किसका है, उस पृथ्वी का ही है, ठीक है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसका जन्म पृथ्वी के बाहर हुआ है। हाँ, तो वो तो एक अंतरिक्ष की बात, तो ऐसे तो कोई है नहीं कि जो यहाँ पे कोई प्रेग्नेंट महिला है वो अंतरिक्ष में जाती है, ठीक है। सही बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें। तो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह कैसी होती है, रुक्ष होती है। कैसी होती है, रुक्ष। ले भाई, कैसी होती है आपकी पृथ्वी की सतह, रुक्ष होती है, उबड़ खाबड़ होती है, चिकनी नहीं है कि आपको चिकनी लगे कि आपके जो आपके सिर की बाल कट जाएं, ठीक है, और आपका सिर एकदम कैसा चिकना हो जाता है, एकदम चिकना, जैसे आप बजा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है।
उबड़ खाबड़ होती हैं, कहीं पर पर्वत होते हैं, कहीं पर गड्ढे पाए जाते हैं, उन गड्ढों में पानी भर जाता है, कहीं पर आपका थलमंडल ज़्यादा होता है, कहीं पर जलमंडल ज़्यादा होता है, इस प्रकार, ठीक है। और पृथ्वी आपकी जो 9 ग्रह थे, परंतु 2000 लगभग 6 या 9 की बात थी, शायद कन्फर्म नहीं है, जो आपका प्लूटो था उस यम को ग्रह नहीं मानते, इसके आधार पे आपके 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों में से पृथ्वी आपकी एक ग्रह है, ठीक है। ग्रह किसे कहते हैं जिसका स्वयं का क्या होता है कि थोड़ा द्रव्यमान होता है, उसे क्या मानते हैं, हम ग्रह मानते हैं, ठीक है। और पृथ्वी पे लगभग 3 मंडल पाए जाते हैं। कितने मंडल पाए जाते हैं पृथ्वी पे? 3 मंडल। ध्यान रखना, छोटा, क्योंकि विद्यार्थी क्या कर देते हैं कि इन छोटी बातों को छोटी मानते हैं, परंतु ये छोटी बातें आपको याद नहीं होती और क्वेश्चन आपको गलत हो जाता है। तो पृथ्वी पे कितने मंडल पाए जाते हैं? 3 मंडल। कितने होते हैं? 3 मंडल पाए जाते हैं। कौन कौन से? देखो यहाँ पर एक तो जल मंडल, एक तो आएगा आपका जल मंडल आएगा, एक आएगा आपका स्थल मंडल, जिसे आप भूमंडल भी कहते हैं, स्थल मंडल, ठीक है। और उसके बाद में एक आएगा आपका वायुमंडल। आई बात समझ में? वायुमंडल। अब आप सोच रहे हैं कि सिर्फ 5 मंडल कौन से होते हैं, कि जैसे आपका समताप मंडल है, बहिर्मंडल है, ओजोन मंडल है, और उसके बाद में आपका लगभग 4-5 है, ठीक है। तो वो आयन मंडल है, ठीक है। तो वो मंडल इस वायुमंडल के हैं। वो मंडल किसके हैं? उस वायुमंडल के हैं। अगर वायुमंडल पूछता है कि वायुमंडल कितने मंडल हैं, तो उसमें तो आएंगे आपके 5। कितने आएंगे? 5 आएंगे। परंतु आपको पृथ्वी में पूछता है कि पृथ्वी कितने मंडल हैं, पृथ्वी 3 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 3 मंडल हैं आपकी, जल मंडल, स्थल मंडल, ठीक है। अब जो आगे की कक्षा होगी हमारी, उस कक्षा में आपको मैं बताऊंगा कि पृथ्वी पे कौन सी मंडल की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर विद्यार्थी गलती कर देते हैं कई बार। क्योंकि अंतर समझना है, क्वेश्चन किस प्रकार आता है, तो आपको सोचना है कि कौन से मंडल की मात्रा पृथ्वी पे अधिक पाई जाती है, ठीक है।